people. आज के जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 8 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगम। इसके ऑप्शन थे राइट, ऑप्शन नंबर 1, बी था ड्यूटी, सी ऑनरशिप और डी लेक्स और लॉ। और इसका राइट ऑप्शन था लेक्स और लॉ। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है व्हाट इज इंपेरेटिव लॉ। व्हाट इज इंपेरेटिव लॉ? तो बता सकता है कि इंपेरेटिव लॉ क्या है? सर हुक्मिया कानून जो होता है उसको कहते हैं इंपेरेटिव लॉ। जी, हुक्मिया कानून। और इसका आंसर है वो आप लिख लें, रूल ऑफ एक्शन imposed on people by some authority that enforces obedience. A rule of action, तो रूल ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? हमने उस दिन भी इसको डिस्कस किया था कि रूल ऑफ एक्शन इंपेरेटिव लॉ है। इंपेरेटिव लॉ की हमने कहा कि देखा कि इंपेरेटिव लॉ होता क्या है कि रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड ऑन पीपल, कि जो लोगों पर नाफिज होता है रूल ऑफ एक्शन बाय सम अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी की तरफ से, किसी हल्का इक़्तिदार की तरफ से, और वो अथॉरिटी जो है वो इन्फोर्स करवाती है ओबीडियंस को, अताअत को, फर्मा बरदारी को, वो लाज़िम व मलज़ूम करवाती है। तो रूल ऑफ एक्शन क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? सर किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई हुक्म किसी के ऊपर जारी करवाना सर। जी, रोल ऑफ एक्शन है कि कोई रोल ऑफ एक्शन, उस दिन भी मैंने बताया था कि रोल ऑफ एक्शन अथॉरिटी की तरफ से रोल ऑफ एक्शन दिया जाता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि अगर एक अथॉरिटी, एक रियासत की अथॉरिटी ये कहती है, एक रियासत ये कहती है कि चोरी नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने एक रोल ऑफ एक्शन दे दिया है कि ये जो काम है वो नहीं करना, अगर करोगे तो उसकी जो है उसकी सजा ये होगी। तो रोल ऑफ एक्शन ये है जो कि किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, रियासत की अथॉरिटी की तरफ से या रियासत की तरफ से एक काम करने के लिए कह दिया जाता है कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना, तो उसे कहते हैं रोल ऑफ एक्शन, जिसको इम्पोज करवाती है उस स्टेट की अथॉरिटी, और उस की इम्पोजिशन को यकीनी बनाती है, लोगों की ओबीडियंस को यकीनी बनाती है वो अथॉरिटी। इसे कहते हैं इम्पेरेटिव लॉ। तो व्हाट इज इम्पेरेटिव लॉ? उसका आंसर है अ रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड ऑन पीपल बाय सम अथॉरिटी that enforces obedience. Next question हमारा है question number 11. What are the kinds of law? लॉ की मुख्तलिफ इकसाम हैं, तो वो इकसाम क्या है, कोई बताएगा? ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जी, एनीबॉडी? अगर कोई रिप्लाई करना चाहे तो वो अपना हैंड जब रेज करें। If you have सर कन्वेंशनल लॉ हो गया, इंपेरेटिव लॉ हो गया जी, इंपेरेटिव और जी, और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ? फर्स्ट आपने बताई इंपेरेटिव लॉ, सेकंड क्या है? नेचुरल और मॉरल लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ,
और साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ, डोमेस्टिक लॉ सर। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ क्या है, कोई एग्जांपल देंगे आप इसकी? सर जो लॉ जो है वो नेचर से रिलेटेड है, वो साइंटिफिक लॉ आ जाएगा। उसमें जितने भी लॉज है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, इस तरह के जो लॉज है जितने भी है ये सारे के सारे आ जाएंगे फिजिकल और साइंटिफिक लॉज में। एग्जांपल, कोई एग्जांपल देंगे आप इसकी? सर जिस तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अगर हम कोई भी चीज जमीन से ऊपर फेंकते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जमीन उसको वापस अपनी तरफ खींचेगी। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये साइंटिफिक लॉ, फिजिकल लॉ है, ये एग्जांपल आ जाएगी इसकी। और फिर कोई भी चीज है वो अपने सर्कल के गिर्द घूमती है, अपने जो जो उसका जो मिड होता है उसके गिर्द वो घूमती है, ये सर वो आ जाती है सर्कुलर मोशन में आ जाती है, सर्कुलर फोर्स में आ जाती है। ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसमें साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल है। कन्वेंशनल लॉ क्या होता है? एनीवन? मुआहिदों से सर जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लॉ होता है जी सर, जो मुआहिदों का होता है लॉ, जो उनसे निकलता है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से। कोई एग्जांपल देंगे आपके कन्वेंशनल लॉ क्या है? एनीबॉडी? सर यानी कि सर कन्वेंशनल लॉ में आ जाता है दो बंदों की, सर जो भी दो बंदों के मतलब आपस के अंदर जो एग्रीमेंट होता है उससे जो भी आउटकम निकलती है सर वो होता है सर कन्वेंशनल लॉ। जैसे दो बंदों के अंदर किसी प्रॉपर्टी के को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो सर वो भी कन्वेंशनल लॉ का ही हिस्सा है, मतलब होगा। अच्छा, मैं आपको एक इसकी बड़ी ही अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ये देखें कि कोई 10 या 12 लोग या 20 लोग मिलके एक कंपनी जो है वो बनाते हैं, और वो जो कंपनी बनाते हैं, डेफिनेटली जो कंपनी बनाई गई है उस हर जो भी पार्टनरशिप होगी या पार्टनरशिप के बाद अगर कंपनी बनाई गई है तो उसके कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। ठीक है? अगर किसी भी कंपनी के अंदर पार्टीज हैं तो पार्टीज ने सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है? तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, जो भी एक कंपनी जो है एस्टेब्लिश करते हैं पार्टीज, तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उस कंपनी के जो कवानीन हैं जिनको फॉलो करना है उन पार्टीज को जो कि उसका हिस्सा है, जो कि उस कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं। तो वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए हैं और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं कंपनी ने, उनको जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अगर आगे चल के कोई मसला बनता है, पार्टीज के दरमियान कोई तनाज़ा डिस्प्यूट जो है वो अराइज होता है, तो ये कन्वेंशनल लॉ जो होगा, जो कि पार्टीज ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सूरत में अपने ऊपर जो है वो किया होगा कि उनको उन्होंने फॉलो करना है और उन पर अमल दरामद करना है। अगर कोई पार्टी नहीं करती तो फिर वो कन्वेंशनल लॉ जो है वो फॉलो करेंगी अदालतें, अदालतें जो है वो इन्फोर्स करवाएंगी, अदालतें किसी भी पार्टी को रिलीफ दिलवाएंगी उस कन्वेंशनल लॉ को बेस बनाते हुए। अगर एक पार्टी जो है, मिसाल के तौर पे मैं, अली, हमजा, अथर, अनस, हम सब लोग जो है वो मिलके बनाते हैं एक कंपनी, और हम रूल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा इतना इतना इसके अंदर फाइनेंस है और हम तो फाइनेंस हमने लगाया है तो हमारे इतने इतने शेयर होंगे, फलां ने ये काम करना है, फलां ने ये काम करना है, फलां की ये ड्यूटी है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होंगे। तो अगर आगे चल के 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर एक पार्टी जो है वो कोई ना कोई ऐसी वायलेशन करती है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है वो बताए गए हैं, तो फिर अदालत जो है वो फॉलो करेगी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर है।
तो ये कन्वेंशनल लॉ होगा, इसे कहते हैं कन्वेंशनल लॉ। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इसकी? यस सर, आ गई। जी। उसके बाद है जैसे आपने इसको मैं जो एक इसका सीक्वेंस है उसके हिसाब से बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ। इसका जो पहली काइंड है वो इम्पेरेटिव लॉ है, ये लिख लें आप। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, बॉल पॉइंट आपके पास हो, तो ये आप लिख लें आप कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ। पहली काइंड जो है वो है इम्पेरेटिव लॉ, जो कि हमने पहले भी जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने देखा कि हुक्मिया कानून क्या होता है, कि किसी भी रियासत की तरफ से जो कानून जो है वो एक कमांड दी जाती है, एक हुक्म जारी किया जाता है, एक रिट जारी की जाती है, तो वो जो हुक्मनामा होता है, जो रिट होती है, जो कि एक रियासत की तरफ से दी जाती है और फिर रियासत उसको इन्फोर्स करवाती है, वो इम्पेरेटिव लॉ होता है। तो पहली जो काइंड है वो इम्पेरेटिव लॉ है। दूसरी है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, दूसरी काइंड है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। और थर्ड काइंड है नेचुरल और मॉरल लॉ, नेचुरल और मॉरल लॉ। थर्ड वन इज नेचुरल और मॉरल लॉ। फोर्थ काइंड इज कन्वेंशनल लॉ, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, कन्वेंशनल लॉ। फोर्थ पॉइंट है कन्वेंशनल लॉ। फिफ्थ काइंड है कस्टमरी लॉ, फिफ्थ काइंड सर है थर्ड कस्टमरी लॉ। सिक्स्थ बताइएगा। है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, सिक्स है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। सेवंथ है इंटरनेशनल लॉ और एट्थ है सिविल लॉ। दोबारा रिपीट करता हूं मैं जल्दी से, आप इसको देख लें, अगर कोई रह गया आपका पॉइंट तो उसको लिख लीजिए। पहला है इम्पेरेटिव लॉ, दूसरा है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, थर्ड है नेचुरल और मॉरल लॉ, फोर्थ है कन्वेंशनल लॉ, फिफ्थ है कस्टमरी लॉ, सिक्स्थ वन इज प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, सेवंथ वन इज इंटरनेशनल लॉ एंड एट्थ वन इज सिविल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? सर इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो स्टेट्स के दरमियान कन्वेंशनल और जो रवायती कानून है उसके थ्रू सर बनाया जाता है। और सर इसकी पासदारी करती हैं दो रियासतें आपस के अंदर। फॉर एग्जांपल सर उनके बॉर्डर्स के रिलेटेड और जो उनके आपस के अंदर एग्रीमेंट्स हैं सर उनके रिलेटेड सर ये लॉ अगर एक्ट कोई एक मतलब रियासत जो है लॉ काम आता है। अगर कोई एक रियासत, अगर उनकी कोई एग्रीमेंट हुआ है दो रियासतों के दरमियान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बेसन इंडस बेसन ट्रीटी है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई स्टेट जो है वो वायलेशन करती है उस इंटरनेशनल लॉ की, जो कि उस ट्रीटी की सूरत में है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी जो है इधर बंद कर दे, तो पाकिस्तान के लिए क्या रेमेडी है? फिर इंटरनेशनल लॉ की जो है वो इन्फोर्सेबिलिटी कैसे होगी? लॉ के लिए जरूरी चीज क्या होती है? चलो ये मेरा एक क्वेश्चन है, लॉ के लिए जरूरी चीज क्या होती है? लॉ कौन सी चीज लॉ को जो है वो लॉ बनाती है? सर अथॉरिटी। अथॉरिटी के इन्फोर्स करवाने वाली जो है वो पावर होनी चाहिए पीछे। तो कौन सी पावर है इंटरनेशनल लॉ के अंदर रियासतों के दरमियान, वो कौन सी पावर है? सर ये जो आलमी अदालतें हैं कुछ बनी हुई सर, जी वही है सर। बिल्कुल। आलमी अदालत के जरिए से जो ये अदालत की अक़वाम तरफ जा मुत्तहिदा। सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस जो है, आलमी अदालत जो अदालत इंसाफ जो है वो किस मुल्क के अंदर वाक़या है? Where is International Court of Justice situate? अमेरिका में है सर। ये कोई और? यूएई में। जो यूएई में। जी कोई और बताएगा? स्विट्जरलैंड में भी मेरा ख्याल है क्या? जी सर बर्तानिया में। सर इंग्लैंड में। जी कोई और? बर्तानिया में सर। जी कोई और? ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी के लिए अगर उसकी वायलेशन होती है तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नेदरलैंड्स में है सर। आप किस
जगह पे जाके आप जो है मेरिट रेमेडी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो किस जगह पे है, किस मुल्क के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है? एनीवन इफ यू वांट नेदरलैंड्स में है सर। to answer this question please raise your hand जी। anyone? जी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये हेग नीदरलैंड हॉलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक डेफिनेशन है। तो हमने देखना ये है कि ये डेफिनेशन किस राइटर की है, किस जूरिस्ट की है। हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन? ये लिख लें क्वेश्चन। हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन फिजिकल और साइंटिफिक लॉ? फिजिकल और साइंटिफिक लॉ जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, ये लॉ की काइंड्स कौन कौन सी हैं, लॉ की एग्जाम कौन कौन सी हैं। उसमें हमने इम्पेरेटिव लॉ देखा, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ देखा, और फिजिकल और साइंटिफिक लॉ में से ही मैंने ये ऑब्जेक्टिव निकाला है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन, जिसने कि साइंटिफिक, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ को डिफाइन किया है। तो ये किस जूरिस्ट की जो है वो डेफिनेशन है, ये आपने बताना है। मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, पहले आप लिख लें हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। और ये डेफिनेशन है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखिएगा, physical laws are the laws of science. Physical laws are the laws of science are expression of the uniformities of nature. Physical laws are the laws of science are expression of the uniformities of nature. Hash general principles expressing the regularity, general principles expressing the regularity and harmony observable in the activities and operations of the universe. इस डेफिनेशन को एक दफा फिर मैं जल्दी से रिपीट करूंगा और उसके बाद ऑप्शन देता हूं आपको। फिजिकल लॉज आर द लॉज ऑफ साइंस और एक्सप्रेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर एज general principles expressing the regularity and harmony observable in the activities and operations of the universe. इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, मैंने पढ़ी है, ये किस जूरिस्ट की है? ऑप्शन नंबर ए है हुकर, HOOKER, हुकर। ऑप्शन नंबर बी है अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर सी है सामर्ड और ऑप्शन नंबर डी है होबस। ऑप्शन नंबर ए है हुकर, ऑप्शन नंबर बी है अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी है सामर्ड और ऑप्शन नंबर डी है होबस। और ये आप पढ़ चुके हैं। कोई बता सकता है कि ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है? फिजिकल लॉज और साइंटिफिक लॉज पर जो डेफिनेशन है ये किस जूरिस्ट की है? सर ये सालमेंट की है। जी ये सालमेंट की है, बिल्कुल ये सालमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ के अंदर हमने देखा इंपेरेटिव लॉ, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, और इंटरनेशनल लॉ भी था एंड के ऊपर। तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन जो है वो की है एक जूरिस्ट ने। तो उस डेफिनेशन को मैं आपको लिखवाऊंगा, आपने बताना है कि ये किस जो है वो जूरिस्ट की है। हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल लॉ इज
the aggregate of the rules to which the nations have agreed, to which the nations have agreed to conform in their conduct. International law is the aggregate of the rules to which the nations have agreed to conform in their conduct towards one another. दोबारा रिपीट करता हूँ. International law is the aggregate of the rules to which the nations. International law is the aggregate of the rules to which the nations have agreed to conform in their conduct towards one another. Option number 1 है Lord Birkenhead, 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 Lord Birkenhead. Option number B है Stark, Starke, Stark. Option number A है Lord Birkenhead. Option number B है Stark. Option number C है Oppenheim, Oppenheim, Oppenheim. Option number C Oppenheim. Option number D Lord Russell, Lord Russell, Lord, Lord, Russell, Lord Russell. Who is the writer of this definition which has been mentioned just before? Who is the writer of this definition? जी कोई बताएगा? Who is the writer of this definition? Definition repeat करेंगे. जी, international law is the aggregate of the rules. International law is the aggregate of the rules to which the nations have agreed to conform in their conduct, agreed to conform in their conduct towards one another, towards one another. जी किसकी है? लॉर्ड बर्कनहेड की है, स्टॉक की है, ओपनहाइम की है या लॉर्ड रसल की है? सर ये ओपनहाइम की है. जी कोई और? एक्सक्यूज मी सर. सर मैं ये आंसर तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपके सर तवस्सुत से सर अनस भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर. जी किससे? सर अनस भाई से. सर वो ना आवाज होती है लेक्चर की कम, सर हम वॉल्यूम फुल रखते हैं, तो सर अनस भाई बिल्कुल ना वो माइक्रोफोन मुंह के साथ लगाकर बोलते हैं, एक दफा तो कान की सर ऐसी की तैसी हो जाती है सर. क्योंकि वॉल्यूम सर फुल होता है, तो इनसे गुजारिश है कि सर माइक्रोफोन थोड़ा सा मुंह से दूर रखा करें सर. आप मुझे कह रहे हैं या अनस को कह रहे हैं? सर अनस को कह रहा हूँ सर. मैंने कहा है कि आपके तवस्सुल से कहना चाहता हूँ मैं आगे. जी जी ठीक है ठीक है. अच्छा, तो अब मुझे आप बताएं कि हॉस्टल की कौन सा डेफिनेशन ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है. ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड बर्कनहेड, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्क, ऑप्शन नंबर सी है ओपनहाइम, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रसल. जी कोई बताएगा? सर ये लॉर्ड रसल की है. जी ऑस्टन सर. ऑस्टन तो है ही नहीं इसके अंदर. ये ऑप्शन बी है लॉर्ड रसल. लॉर्ड रसल की ये डेफिनेशन है. अब आपने ये लिख ली है डेफिनेशन, तो कोई बताएगा कि ये क्या, इसमें क्या कहना चाह रहा है लॉर्ड रसल? ये आपने फिजिकल और साइंटिफिक लॉज जब पढ़ा है तो उसके अंदर डेफिनेशन को पढ़ा है और आपने पढ़ा हुआ है इसको. तो इंटरनेशनल लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ द रूल्स टू विच द नेशंस हैव एग्रीड. एग्रीगेट ऑफ द रूल्स, ये जो एज ए होल असूल व ज़वाबित हैं जो कि अक़वाम बनाती हैं, which the nations have agreed, जिसको nations agreed कर यानी उसको मान लेती हैं, to confirm in their conduct, और confirm कर देती हैं अपने conduct से कि वो उसको मानती हैं, towards one another, एक दूसरे के साथ relation रखते हुए. यानी एक रियासत है और एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी को तस्लीम करती है और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को
मद्देनजर रखते हुए, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ के उसूल व ज़ाबित को मद्देनजर रखते हुए दूसरी रियासत की जो है वो खुदमुख्तारी को तस्लीम करती है, उस दूसरी रियासतों के साथ मुआहदात करती है और उन मुआहदात को इंटरनेशनल लॉ के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो करती है, तो वो एग्री कर रही है उन उसूल व ज़ाबित को जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। ठीक है, तो यही कह रहा है लॉर्ड रसल कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो कि रियासतें एक दूसरे के साथ जो रिलेशन रखती हैं और इन रिलेशंस को वो इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि वो जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर असूल व ज़वाबित दिए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो करती हैं और उसको मान लेती हैं और तस्लीम कर लेती हैं, और तस्लीम करते हुए फिर जो है वो अपने ट्रीटीज करती हैं, अपने एग्रीमेंट्स करती हैं। तो ऐसी सूरत में जो रियासतें ऐसे असूल व ज़वाबित को मानते हुए दूसरी रियासतों के साथ अपना लिंक, अपने रिलेशंस डेवलप करती हैं, ट्रीटीज करती हैं, माहिदात करती हैं, तो उसको कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये है वाली डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है सर? जी जी सर ये वाली डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है? हाँ जी, लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। सर वो काइंडली मुझे बता दो, मुझे मिल नहीं रही। ये आपको मिलेगी वीडी महाजन की जो बुक है, वीडी महाजन की बुक जो है उसके अंदर उन्होंने दी हुई है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ। आप देखिएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, और काइंड्स ऑफ लॉ में उन्होंने एक एक काइंड को एक्सप्लेन किया है और उसमें हर काइंड के अंदर हर जूरिस्ट की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है, जिसने कि साइंटिफिक लॉ को डिफाइन किया है, किसी ने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है। तो आपने इनको याद कर लेना है, थॉरोली भी आपने स्टडी करनी है और आपने असाइनमेंट भी बनानी है, और आपने इस तरह से भी करनी है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ ले तो आप जो है वो इस काबिल हो कि आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है जी, वीडी महाजन की बुक से आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि LLB स्टैंड्स फॉर, कि LLB किस चीज की एब्रिविएशन है। जी, आप में से कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? If you have any idea, you can tell. सर ये लैटिन जुबान का सर वर्ड है सर, लीगम बैकलोरियस इसको कहते हैं जी। सर इसको कहते हैं लीगम बैकलोरियस। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेटन बैकलोरियस है, बैकलोरियस का मतलब जो है वो बैचलर होता है, और लीगम का मतलब होता है जी लॉ। ये हमने पीछे पढ़ा भी है, लीगम का मतलब है लॉ, और ये लीगम जो है ये प्लूरल है लेक्स का, जो हमने पढ़ा था कि लेक्स क्या होता है, लेक्स होता है लॉ, और लेक्स का प्लूरल जो है, जमा जो है वो लीगम है, और LLB की जो एब्रिविएशन है वो है लिटन लीगम बैकलोरियस। बैकलोरियस का मतलब होता है बैचलर, यानी बैचलर इन लॉ, बैचलर इन लॉ LLB को कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है LLM स्टैंड्स फॉर। जी, LLM जो है ये किस चीज की एब्रिविएशन है, कोई बताएगा आप में से? जी ये जल्दी से जरा बता दें, टाइम जो है वो हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है। सर इसका नहीं पता। जी ये जल्दी से लिख लें आप, इसको कहते हैं लेगम मैजिस्टर। लेगम का मतलब होता है लॉ, मैजिस्टर मींस मास्टर इन लॉ, मास्टर ऑफ लॉज। तो लेगम मैजिस्टर इसका मतलब है लेगम मैजिस्टर, लेतन लेगम मैजिस्टर इसका मतलब है। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, और कोशिश कीजिए कि थॉरोली स्टडी करें, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो आपके पास बुक है इसको स्टडी करें, इसके अलावा जो वीडी महाजन की बुक है इसको थॉरोली स्टडी करें, एक एक पेज को पढ़ें, उसमें से आप खुद भी कोशिश करें MCQs निकालने की, ताकि आपका जो अगर वो MCQs टाइप पेपर बना दे तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। थैंक यू वेरी मच।
सर वो ऑथर क्या नाम बताया आपने? बुक जो बताइए सर, नाम था ऑथर का। जी जी, वीडी महाजन की बुक है, वीडी महाजन की बुक, उसको जो है वो आप लोग थॉरोली पढ़ना है। वीडी महाजन की बुक है, और जो बुक आपके पास है इरफान लॉ हाउस वालों की, इन दोनों को आपने स्टडी करना है, तो आपका जो पेपर है इंशाल्लाह इसमें से जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।